मैं हूं सुभान इफ्तिखार राजा और आप देख रहे हैं स्टेट न्यूज़। इस वक्त मौजूद हूं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में। यहां पर अरशद शरीफ के कत्ल का मुकदमा जो है वो ज़ेर समाअत था। आज इस मुकदमे की समाअत का दूसरा रोज़ था और आज की इस समाअत के कुछ अहम पहलू में अगर आपके सामने रखता चलूँ तो सबसे बड़ी और अहम खबर जो है वो ये है कि अरशद शरीफ के कत्ल केस के मुतालिक जो फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट थी वो सामने आ गई है। दो रुकनी फैक्ट फाइंडिंग कमेटी ने जो रिपोर्ट मरतब की है वो सुप्रीम कोर्ट में आज पेश कर दी गई है और उसके जो कुछ अहम पहलू हैं वो भी आपके सामने इस वीडियो में रखेंगे। और उसके साथ साथ आज सुप्रीम कोर्ट में ज़ेर समाअत इस केस में अरशद शरीफ की वालदा बज़ाते खुद पेश हुई और उसके साथ साथ उनकी बेवा भी अदालत उज़्मा में मौजूद थी समाअत के दौरान। आज की इस कार्रवाई में अरशद शरीफ की वालदा ने कुछ नाम जो हैं वो चीफ जस्टिस के हवाले किए हैं। एक लिफाफे में बंद तहरीर शुदा कुछ नाम थे जो ताहाल तो मंजर यहाँ पर नहीं आ सके, लेकिन अरशद शरीफ की वालदा की जानिब से वो नाम चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के हवाले कर दिए गए हैं और अरशद शरीफ की वालदा की जानिब से इन नामों पे शकूक व शुबहात ज़ाहिर किए जा रहे हैं, यानी कि ये वो नाम हैं जो अरशद शरीफ के कत्ल के जिन्हें ज़िम्मेदार ठहराया जा सकता है। बहरहाल फैक्ट फाइंडिंग कमेटी की जो रिपोर्ट है वो भी आपके सामने रखेंगे और उसके साथ साथ इस रिपोर्ट में ये सारी चीज़ें बता दी गई है, सामने आ चुकी हैं कि किस शख्सियत पे जो है वो ज़्यादा शकूक व शुबहात हैं, कौन सी शख्सियत किस इंटेलिजेंस के करीब थी। और इसके अलावा अरशद शरीफ का लैपटॉप, आईपैड, यूएसबी मोबाइल इस वक्त किसके पास है ये भी इस रिपोर्ट में बता दिया गया है। बहरहाल इस वक्त तो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो समाअत थी वो कल 12:30 बजे तक मौखर कर दी गई है, यानी कि कल जुमेरात के रोज़ 12:30 बजे दोबारा अरशद शरीफ कत्ल केस की समाअत होगी और कल के रोज़ जो है वो अरशद शरीफ कत्ल केस के हवाले से जो है दोबारा नई JIT तश्कील देने के भी अहकामात जारी किए गए हैं। इसके अलावा जो फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट है वो मैं अगर आपके सामने रखता चलूँ तो उसमें ये कहा गया है कि फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट में बताया गया है कि अरशद शरीफ को 20 जून 2022 को UAE का वीज़ा जारी किया गया था। वीज़ा 18 अगस्त 2022 तक के लिए था। अरशद शरीफ कीनिया गए, इनके वीज़े में 20 दिन बाकी थे। अरशद शरीफ ने नए वीज़े के लिए 12 अक्टूबर 2022 को दोबारा रुजू किया, लेकिन अरशद शरीफ की दरख्वास्त को रद्द कर दिया गया। आगे आप सुनते जाइए कि अरशद शरीफ के सीने में गोली लगी, ट्रेजेक्ट्री फायरिंग पैटर्न से नहीं मिलती। अरशद शरीफ को एक गोली कमर के ऊपर हिस्से में लगी, गोली गर्दन से तकरीबन 6 से 8 इंच नीचे लगी जो सीने की जानिब से बाहर निकली। इस जख्म से यह अखज़ करना मुश्किल नहीं है कि गोली करीब से चलाई गई, जिस जाविये से गोली चलाई गई इसके नतीजे में गाड़ी की सीट में भी सुराख होना चाहिए था। रिपोर्ट में बताया गया कि अरशद शरीफ ने वकार अहमद के गेस्ट हाउस में 2 माह और 3 दिन क़याम किया, यानी कि अरशद शरीफ पूरे 2 माह और 3 दिन वकार अहमद के गेस्ट हाउस में क़याम पज़ीर रहे हैं। वहीं से वो अपने व्लॉग्स करते रहे हैं, वहीं से वो वीडियोस करते रहे हैं जो आजकल भी सोशल मीडिया पे ट्रेंड कर रही होती हैं, रिकॉर्ड का हिस्सा हैं। वो उन्होंने किस मामले पे कब कौन सी बात की, किस इदारे के ख़िलाफ़ बात की है, किस शख्सियत के बारे में बात की, ये सारी चीज़ें रिकॉर्ड का हिस्सा हैं। बहरहाल वो तमाम तर चीज़ें वकार अहमद के उस गेस्ट हाउस पे रिकॉर्ड की गई थी। आगे कहा जाता है कि वकार अहमद के कीनियन पुलिस और वहाँ की इंटेलिजेंस एजेंसियों से रवाबित थे। इस रिपोर्ट में, इस फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट में ये बात साबित हो चुकी है। इस 2 रुकनी कमेटी ने इस बात का इस रिपोर्ट में बाकायदा तरीके से ये इजहार कर दिया है, ये लिखा हुआ है, ये तहरीर शुदा है कि वकार अहमद के कीनियन पुलिस के साथ करीबी रवाबित, वहाँ की इंटेलिजेंस के साथ करीबी रवाबित थे। और कीनिया के बारे में एक चीज़ जानना आपके लिए बहुत अहम है कि कीनिया की जो इस्टेब्लिशमेंट है, वहाँ की जो इंटेलिजेंस है, जहाँ वहाँ की जो पावर में है वो पुलिस ही है, पुलिस ही वहाँ की इस्टेब्लिशमेंट है और तमाम तर चीज़ें, तमाम तर मामला जो है वो वहाँ की पुलिस ही देखती है। फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट में बताया गया है कि वकार के मुताबिक हादसे के बाद पुलिस ने अरशद शरीफ का आईफोन, आईपैड, पर्स, 2 USBs हवाले की। वकार अहमद ने आईफोन और आईपैड नेशनल इंटेलिजेंस एजेंसी के अफसर को दिया, यानी कि अरशद शरीफ का वो लैपटॉप जिसमें और USBs और मोबाइल जिसमें बहुत सारा डाटा है, बहुत सारी अहम मालूमात हैं, वो इस वक्त भी कीनियन हुकाम के पास हैं और उन्हें हवाले करने वाले जो हैं वो वकार थे, ठीक है। और इतने अहम मालूमात पे मबनी वो जो डाटा है वो इस वक्त भी कीनियन पुलिस के पास है, यानी कि अगर जैसा कि एक ये खबर भी पाई जाती है कि अरशद शरीफ के पास बहुत सारी ये मालूमात थी जो आने वाले वक्त में वो मंजर आम पर लाने जा रहे थे। एक तो
अगर सीनियर पुलिस के पास वो डाटा मौजूद है तो इट्स मीन कि वो आगे इसे इस्तेमाल कर सकती है या उसे डिस्ट्रॉय कर दिया गया है, तबाह कर दिया गया है। इस पहलू के पे भी सोचना बहुत लाजमी है। यकीनन हुकाम इस बारे में भी विचार कर रहे होंगे। आगे चल के इस रिपोर्ट में कहा जाता है कि फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट के मुताबिक वकार अहमद से पहली 3 मुलाकातें काफ़ी मददगार साबित हुई। फैक्ट फाइंडिंग टीम ने अरशद शरीफ की रिहाइशगाह का दौरा किया। दौरे के दौरान टीम को अरशद शरीफ का पासपोर्ट मिला। USB पासपोर्ट की कमीशन की हवालगी के सवाल पर जवाब तसल्ली बख्श नहीं था। वकार अहमद ने पहले CCTV फुटेज देने पर आमादगी जाहिर की, लेकिन बाद में फुटेज देने से माजरत कर ली। वकार अहमद ने कहा फुटेज लोकल अथॉरिटीज़ के हवाले नहीं की गई। वकार ने कहा वकील और बीवी ने फुटेज ना देने का मशवरा दिया है। आगे चलिए वकार कहते हैं कि छोटे भाई खुर्रम अहमद का जिक्र है। खुर्रम का कहना था वो खाने के बाद अरशद शरीफ को साथ लेकर निकले। रास्ते में इन्हें सड़क पर पत्थर नजर आए, जिस पर खुर्रम अरशद को बताया कि ये डाकू होंगे। जैसे ही सड़क पर पड़े पत्थरों को पार किया गया तो इन्हें गोलियों की आवाज़ सुनाई। गोलियों की आवाज़ सुनते ही वो वहाँ से भागे और खुर्रम ने महसूस किया कि अरशद शरीफ को गोली लगी है। यानी कि वही वो सारी कहानी, वो सारी बातें जो अरशद शरीफ के कत्ल के फ़ौरन बाद ही सामने आना शुरू हो गई थी कि रास्ता पत्थर लगाकर बंद कर दिया गया था, जिसमें उनके ड्राइवर ने ये बात सोची कि ये रास्ता जो है डाकुओं की जानिब से बंद किया गया है। इस वजह से हमें ये क्रॉस कर जाना चाहिए, आगे चलना चाहिए। और जो ही उन्होंने क्रॉस किया और पीछे से फायरिंग शुरू हो गई। फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट में भी लिखी गई है। और सबसे अहम बात जो इस पूरे रिपोर्ट की है वो फैसल वाडा की मुतल्लिक है। फैसल वाडा जिन्होंने उस कत्ल के ठीक दूसरे रोज़ यानी कि अरशद शरीफ की अभी तक मैयत दफन नहीं हुई थी, खुद को वो फैसल वाडा जो कहा करते थे मैं अरशद शरीफ का करीबी दोस्त हूँ, उनकी मैयत की तदफीन से पहले ही उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी जिसमें उन्होंने कहा था कि वो कुछ बहुत बड़े और अहम शवाहिद जो है वो हुकूमत के हवाले हुकाम के हवाले करने जा रहे हैं, इन्वेस्टिगेशन टीम के हवाले करने जा रहे हैं और बहुत अहम शवाहिद सामने लाने जा रहे हैं। और वो ये कह रहे थे कि उन्हें वो अरशद शरीफ के कातलों की निशानदेही करेंगे। लेकिन यहाँ फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट के मुताबिक जो कि आज सुप्रीम कोर्ट में भी जमा कराई गई है, इसके मुताबिक जो कुछ सवालात थे, 7 सवाल थे जो तहरीरी तौर पर फैसल वावड़ा को भेजे गए थे, जिनका उन्हें जवाब देना था। यानी कि इन सवालात में यही पूछा गया था कि मतलब वो तमाम तर बातें और वो तमाम तर दावे जो फैसल वावड़ा की जानिब से किए गए थे वो तमाम तर इसमें पूछे गए थे, लेकिन फैसल वावड़ा ने ताहाल उसका कोई जवाब जमा नहीं करवाया, कोई वापस रिस्पॉन्स नहीं दिया है। वही फैसल वावड़ा फिर मैं आपको बता चलूँ जिन्होंने अरशद शरीफ के कत्ल के दूसरे दिन ही जो है वो बातें करना शुरू कर दी थी और बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी जिसमें उन्होंने इमरान खान के लॉन्ग मार्च के हवाले से भी जिक्र किया था। खैर रिपोर्ट में ये बात तो बिल्कुल हतमी तरीके से मतलब फाइनलाइज कर दी गई है कि ये जो ट्रेजिडी है, ये जितना बड़ा सानिया हुआ है, ये बाकायदा हिकमत अमली के तहत हुआ है और हिकमत बाकायदा मनसूबाबंदी के तहत हुआ है। और इसमें दुबई और गैर मुल्की जो लोग हैं उनके बारे में एक सवालिया निशान छोड़ा गया इस रिपोर्ट में। अभी चूँकि मज़ीद इन्वेस्टिगेशन होना बाकी है, कल के रोज़ JIT भी बनने जा रही है और उस JIT के जो मेम्बरान के ज़रिए वो मज़ीद इन्वेस्टिगेट करेंगे। इसके अलावा इस रिपोर्ट में अरशद शरीफ की फैमिली के हवाले से भी जिक्र किया गया है। इस मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ कि रिपोर्ट के मुताबिक मुल्क भर में दर्ज मुकदमा की वजह से अरशद शरीफ को पाकिस्तान छोड़ना पड़ा। यानी ये बात तो फाइनल हो गई है ना, एक बात तो तय हो गई है। ये इस रिपोर्ट में लिखा हुआ है कि अरशद शरीफ को मुल्क पाकिस्तान, इस मुल्क में दर्ज उनके ख़िलाफ़ मुकदमात की वजह से छोड़ना पड़ा। यानी कि जिन लोगों की जानिब से अरशद शरीफ के मुकदमात किए गए थे, ये सवाल ज़रूर बनता है क्या सुप्रीम कोर्ट, महज़्ज़त सुप्रीम कोर्ट और महज़्ज़त हुकाम जो हैं वो उन्हें भी इन्वेस्टिगेशन के कटहरे में खड़ा करेंगे? यह सवाल बहुत अहम है। मैं आगे आपको बताता चलूँ कि अरशद शरीफ की वालदा और पहली बीवी ने कीनिया में वकार और इनकी फैमिली से रब्ता न होने का बताया है और अरशद शरीफ के कत्ल के बाद वकार के ख़ानदान ने इनसे रब्ता किया है। जवेरिया ने बताया कि वकार की अहलिया ने अरशद शरीफ के साथ 23 अक्टूबर को आखिरी दिन की तस्वीर भी शेयर की थी। ये खैर उनकी फैमिली के रिलेटेड कुछ बातें हैं जो मैंने आपके सामने रखी हैं, जो कि फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट का हिस्सा है। बहरहाल ये फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट आपके सामने आ गई है और इसे मंजर आम पर ला दिया गया है। कल के रोज़ सुप्रीम कोर्ट की जानिब से JIT भी बनने जा रही है जिसमें बहुत बड़े और अहम नाम शामिल किए जाएंगे, लेकिन कुछ इस रिपोर्ट से ही कुछ सवालात हैं जिन पे गौर करना बहुत लाजमी है। क्या जैसे कि इसी में ये बात कही गई है कि पाकिस्तान में दर्ज अरशद शरीफ पे मुकदमात की वजह से उन्हें मुल्क छोड़ना पड़ा, तो क्या उन मुकदमात के ज़िम्मेदारान को इस
इन्वेस्टिगेशन का हिस्सा नहीं बनाया जाना चाहिए? ये सवाल बहुत अहम है। आने वाले वक्त में इस केस के मतलब मज़ीद और अहम अपडेट्स के साथ भी आपकी खिदमत में हाजिर होते रहेंगे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह निगहबान।